हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड विषय में जो संस्कृत साहित्य अन्य व्याकरण से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों को ध्यान में रख करके एक जो है सीरीज चलाई गई है। हम सभी इसमें जो है संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये आखिरी क्लास है और इसके बाद हम सभी जो व्याकरण से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों पर ध्यान देंगे। उन सभी तथ्यों को पहले देखेंगे, उसके बाद उनसे बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे हम सभी इस चैनल के माध्यम से। और आज की क्लास में हम आचार्य रुय्यक को पढ़ते हैं। और इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि यदि हम सभी को सफल होना है, यानी कि सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। ठीक है, सफलता के लिए सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती है, केवल मन में कल्पना करने से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि दृढ़ संकल्पित होकर के हमें अपने लक्ष्य की तरफ दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तभी जो है सफलता मिल पाती है। तो इतना ध्यान दीजिए कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सोचने मात्र से हमें सफलता नहीं मिलती है। और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए कि हाँ, हम ये कार्य कर सकते हैं। तो क्योंकि आत्मविश्वास जो है वही हमारी सफलता की कुंजी है। हम इतनी मेहनत करें कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, है ना। ऐसा जुनून और ऐसा उत्साह मन में लेकर के चलिए और लगातार लगे रहिए, एक दिन सफल आप अवश्य होंगे। तो आज की क्लास में हम देखते हैं आचार्य रुय्यक के बारे में। आज की ये क्लास जो है आखिरी है और जितने भी रचनाएं लगी थीं, जितने भी रचनाकार लगे थे, उन सभी को हम लोगों ने देखा है, बहुत भली भांति देखा है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जुड़ के क्लास देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आचार्य रुय्यक के विषय में देखेंगे, फिर भरत मुनि के विषय में देखेंगे हम सभी। आचार्य रुय्यक की अलंकार सर्वस्व एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। जैसे अलंकार सर्वस्व रचना पूछ ली जाती है, काव्य प्रकाश संकेत, सहृदय लीला, नाटक मीमांसा, व्यक्ति विवेक विचार, रुय्यक की है हर्ष चरित वार्तिक। और इसके बाद है साहित्य मीमांसा श्रीकंठ कंठस्थव और अलंकार अनुसारणी, अलंकार वार्तिक, अलंकार मंजरी। उपर्युक्त इन ग्रंथों में से रुय्यक के 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं जो प्रकाशित भी हो चुके हैं। अब वो 5 कौन से हैं देख लेते हैं। यह ग्रंथ अलंकार शास्त्र के ऊपर प्रौढ़ एवं सर्वग्राही कृति है। इसमें समग्र रूप में अलंकारों का विशद विवरण दिया गया है। तो अलंकार सर्वस्व हमें इतना याद रखना है, किसकी रचना है, तो रुय्यक की रचना है, आचार्य रुय्यक की। अब आगे हम सभी देखेंगे, अगला देख लेते हैं। दूसरा है काव्य प्रकाश संकेत। यह रचना मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश की महत्वपूर्ण टीका है। अगला है व्यक्ति विवेक विचार। यह ग्रंथ महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक की प्रमुख टीका है। चौथा है सहृदय लीला और पांचवा है साहित्य मीमांसा, है ना। ये लघु ग्रंथ है और इसमें सौंदर्य की वृद्धि के लिए प्रसाधन, अलंकार आदि साधनों का प्रमुख उल्लेख किया गया है। यह है साहित्य मीमांसा है। यह एक विशालकाय ग्रंथ है। यद्यपि इस ग्रंथ में लेखक के नाम का संकेत किसी स्थान पर नहीं आया है, तथापि अलंकार सर्वस्व में उल्लेख के आधार पर यह रुय्यक की रचना मानी गई है। यह कृति 8 प्रकरणों में विभाजित है। कितने प्रकरण में? 8 प्रकरण में। रुय्यक की कौन सी रचना है जो 8 प्रकरण में विभाजित है? तो साहित्य मीमांसा किसकी रचना है? रुय्यक की रचना है। काव्य गुण, दोष वृत्ति, अलंकार रस, कवियों के प्रकार, संबोधन शैली, विविध प्रांतों की स्त्रियों के गुण, प्रवृत्तियां, ऋतु, खेल, त्योहार आदि तत्वों की विवेचना की गई है। अलंकार सर्वस्व निष्कर्षतः रुय्यक की विशिष्ट रचना मानी गई है। इसने इन्हें अमर बना दिया है। कौन? अलंकार सर्वस्व मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। इतना याद रखिए कि अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है? रुय्यक की रचना है। अभी हम लोगों ने देखा, रुय्यक के विषय में देखा, और इसमें जो है हमें कौन कौन सी रचना याद रखनी है, तो अलंकार सर्वस्व वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति विवेक विचार, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक मीमांसा, साहित्य मीमांसा। आगे देखेंगे हम सभी आचार्य भरत मुनि के विषय में देखेंगे।
भरत मुनि साहित्य शास्त्र के आचार्यों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं, इनसे परिचित भी हैं सभी लोग। भरत का नाट्यशास्त्र कालिदास से काफ़ी पहले रचा गया है। नाट्यशास्त्र इनका ग्रंथ है आचार्य भरत मुनि का। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है, इसीलिए भरत को तथा उनके नाट्यशास्त्र को ईसा पूर्व द्वितीय या इससे पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी या इससे पूर्व माना जाता है। भरत मुनि का एकमात्र ग्रंथ क्या है? नाट्यशास्त्र है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो आचार्य भरत मुनि, इतना ध्यान देंगे। अगला देखेंगे, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नाम से तो वह नाट्य के विषय में ग्रंथ प्रतीत होता है, परंतु वस्तुतः वह समस्त कलाओं का विश्वकोश है। ठीक, भरत मुनि नाट्यशास्त्र के विषय में कहते हैं, न तज्ज ज्ञानम न तच्छ संकल्पम ना सा विद्या ना सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्ये अस्मिन् यत्र दृश्यते। जो बात भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के विषय में कही है वही बात उनके नाट्यशास्त्र पर भी चरितार्थ होती है। नाट्य के विषय में कही है। उनका नाट्यशास्त्र न केवल नाट्य का अपितु समस्त ललित एवं उपयोगी कलाओं का आकार ग्रंथ है। आगे हम सभी देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, इनमें से 2-3 बातों को ध्यान रखना है, इनका समय और नाट्यशास्त्र ग्रंथ। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र एक विशाल ग्रंथ है, इसमें 36 अध्याय एवं 6000 श्लोक हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाट्यशास्त्र को 60 सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 6000 श्लोक हैं, 60 सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किसी नाट्यशास्त्र, इसके प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। नाट्यशास्त्र के पितामह भरत को ही रस संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो परीक्षा में प्रायः बनते ही बनते हैं। तो नाट्य शास्त्र के पितामह किसे माना जाता है? भरत को ही जो है रस संप्रदाय का संस्थापक। रस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? आचार्य भरत मुनि। ठीक है, रस के विषय में सर्वप्रथम विवेचन भरत के नाट्यशास्त्र में पाया जाता है। भरत मुनि, आगे हम देखेंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह प्रसिद्ध सूत्र रस सिद्धांत का प्राणभूत है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसी के आधार पर रस का विवेचन किया, इसीलिए भरत मुनि को रस संप्रदाय का आदि प्रवर्तक भी माना जाता है। संस्थापक है, आदि प्रवर्तक भी है। आगे हम सभी देखेंगे, भरत मुनि अलंकार की संख्या 4 मानते हैं। कितने अलंकार मानते हैं? अलंकारों की संख्या 4 मानते हैं, जो इस प्रकार से है, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ये चारों अलंकार याद कर लीजिए, क्योंकि भरत मुनि ने 4 अलंकारों को माना है। उनमें कौन कौन है? उपमा है, रूपक है, दीपक है, यमक है। भरत मुनि ने नाट्य में कथा वस्तु के लिए पाठ्य को ऋग्वेद से, गीत को सामवेद से, अभिनय को यजुर्वेद से तथा सभी रसों को किससे लिया है? अथर्ववेद से लिया है। आगे हम सभी देखेंगे, ये श्लोक है, आप इसे पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। कहाँ? जाग्रह पाठ्य मृग वेदात सामभयो गीतमेवचा, है ना, यजुर्वेदादि अभिनयान रसान अथर्वणादपि। ठीक है, आगे देखेंगे नाट्यशास्त्र। भरत ने व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की संख्या कितनी मानी है? 33 बताई है। भरत ने व्यभिचारी भाव की या संचारी भाव की संख्या कितनी मानी है? 33। आगे देखेंगे नाट्यशास्त्र में भरत ने स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। स्थायी भाव की संख्या 8 मानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्थायी भाव की संख्या के आधार पर रसों की संख्या 8 बताई है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत, इतने बताए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, संज्ञयोः च इत्यष्टयोः नाट्ये रसः स्मृतः। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10। रसों की संख्या 8, गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। नाट्यशास्त्र पर अभिनवगुप्त की एकमात्र टीका अभिनव भारती है। नाट्यशास्त्र पर अभिनवगुप्त की एकमात्र टीका क्या है? अभिनव भारती है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में भरत मुनि को तौरित्रिक सूत्रकार कहा है। आचार्य भरत अभिनवगुप्त पाद ने नाट्यशास्त्र को ही भरत सूत्र कहा है। आचार्य अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र को ही भरत सूत्र कहा है। आगे हम सभी देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डी स्कॉट जेम्स ने नाट्यशास्त्र की तुलना ओरिस्टोल के पोइरिस्क से की है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें 36 अध्याय हैं। पहला अध्याय देख लेते हैं और आखिरी वाला देख लेते हैं। इस अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन है ना। भरत ने ब्रह्मा द्वारा चारों वेदों से सामग्री लेकर के पंचम वेद की रचना की है
और इंद्रध्वज उत्सव पर भरत द्वारा नाट्य का अभिनय कराना, नाटक के लक्षण और स्वरूप आदि की विशद व्याख्या की है। ये पहला है। और हम देख लेते हैं 36वां देख लेते हैं। बाकी जिनके पास टाइम होगा, जो इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो आप देख करके पढ़ सकते हैं। 13वां, 14वां, 15वां है ना। और 31वां, अगला क्या है, 36वां है। 33, 34, 35, ये 36 है। इस अध्याय का वर्ण विषय नाट्य का भूमि पर अवतरण। नाट्य का भूमि पर अवतरण, ऋषियों के नाम, उनके द्वारा किए गए प्रश्न, नटवंशों की उत्पत्ति का इतिहास एवं नाट्य शास्त्र का महात्म्य। ये 36वां अध्याय है। वैसे 20 से नहीं आएगा। और है ना, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे स्टार्टिंग में, अभी रिवीजन कर लेंगे हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज की क्लास में। बाकी आगे थोड़ा सा और बचा है, देख लेते हैं। जयदेव पीयूषवर्ष है ना, इनकी माता का नाम सुमित्रा, पिता महादेव और गोत्र कौंडिन्य और निवास स्थान विदर्भ है ना। श्री रामचंद्र जी आराध्य देव हैं। उपनाम पीयूषवर्ष है इनका। और समय 12वीं शताब्दी है। कृतियाँ प्रसन्न राघव, चंद्रालोक। अब यहाँ देखेंगे चंद्रालोक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। इतना केवल ध्यान रखिए कि चंद्रालोक किसकी है, जयदेव की है। प्रसन्न राघव किसकी है, जयदेव की रचना है। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे। प्रसन्न राघव विधा की दृष्टि से नाटक है। इसमें 7 अंक हैं और नायक इसके राम है, नायिका सीता है, प्रतिनायक कौन है, रावण है। श्लोकों की संख्या 393 है। इतना ध्यान रखिए। आगे हम देखेंगे, अगला हम देखेंगे, हाँ ये सारी चीज़ें हैं। हम देखेंगे जो है चंद्रालोक के बारे में। चंद्रालोक जो है जयदेव द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। और इसमें कितने हैं, 10 मयूख हैं। कितने मयूख हैं, 10 मयूख हैं। इसमें सर्ग नहीं बल्कि किसका प्रयोग किया गया है, अंक का, सर्ग का नहीं बल्कि मयूख का प्रयोग किया गया है। चंद्रालोक अलंकार जगत में बहुत प्रसिद्ध है। थोड़ा सा देखते हैं। ये 10 मयूख हैं, आप पढ़ सकते हैं इन्हें, है ना। प्रथम मयूख में काव्य हेतु लक्षण शब्द के रूढ़ि आदि भेद हैं। द्वितीय मयूख में काव्य दोष है। तृतीय मयूख में कवि शिक्षा विषय है। चतुर्थ मयूख में दश गुण है। पंचम मयूख में अलंकार है। और षष्ठ मयूख में रस भाव रीति है। सप्तम मयूख में व्यंजना और ध्वनि है। अष्टम मयूख में गुणीभूत व्यंग है। अब देखेंगे 9वां देखेंगे लक्षणा का निरूपण है। और 10वां में है अभिधा का निरूपण। पहला क्या है, पहला काव्य हेतु लक्षण के रूढ़ि आदि भेद हैं। और 10वां है अभिधा का निरूपण। तो आप ये देख लीजिए, इतना हम लोगों ने देखा। अब बाकी जो है, बाकी अभी चंद्रालोक में लगभग 350 अनुष्टुप छंद हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कुछ है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। शरदागम या चंद्रालोक प्रकाश है ना, प्रद्योतन भट्टाचार्य टीकाकार हैं इसके। आगे देखेंगे रमा वैद्यनाथ पायगुंडे है ना। और राकागम गंगा भट्ट और शारदा शर्वरी विरूपाक्ष। यहाँ से नहीं, चंद्रालोक दीपिका, निगूढ़ार्थ दीपिका तथा वाजचंद्र दीपिका अप्रकाशित है। आगे हम सभी देखेंगे, ये जयदेव गोविंदकार हैं। गीत गोविंदकार जयदेव, पिता भोजराज हैं, रामा देवी अथवा राधा देवी। हम लोग पढ़ लेंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं वो बताऊंगी आप सभी को। पत्नी पद्मावती, समय 12वीं शताब्दी, समय ध्यान रखेंगे, है ना। आराध्य देव श्री कृष्ण आराध्य थे। इनके निवास स्थान उत्कल प्रांत है। रचना गीत गोविंद है। गीत गोविंद किसकी है, तो जयदेव की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाति ब्राह्मण गोत्र के थे। राजाश्रय लक्ष्मण सेन के। अब आगे हम देखते हैं गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के आश्रित महान प्रतिभा संपन्न कवि श्री जयदेव ने गीत गोविंद नामक गीति काव्य का प्रणयन करके गीति काव्य परंपरा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना याद रखिएगा, गीत गोविंद किसका है, तो आचार्य जयदेव। आगे देखेंगे संपूर्ण ग्रंथ 12 सर्गों तथा 24 प्रबंधों में निबद्ध है। श्री जयदेव कवि ने प्रत्येक सर्ग का विषयानुकूल नाम भी रखा है। अब ये सर्ग का नाम है, देख लीजिए, इतना डीपली नहीं आएगा जितना हम लोगों ने देखा है। गीत गोविंद की टीकाएँ। गीत गोविंद काव्य निम्नलिखित 6 प्रख्यात टीकाएँ हैं। कितनी हैं, 6 प्रख्यात हैं, इन्हें देख लेंगे। शंकर मिश्र रसमंजरी और कुंभकर्ण, रसिक प्रिया, वनमाली भट्ट, संजीवनी, नारायण भट्ट, पद्योतनिका, अज्ञात, बालबोधिनी, आचार्य गोपाल, दीपिका। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबको देख लिया। आज हम लोगों ने किसे देखा, आचार्य रुय्यक को देखा, है ना। फिर हम लोगों ने भरत मुनि को देखा, भरत मुनि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आचार्य जयदेव को देखा, इनकी जो रचनाएं हैं प्रसन्न राघव और चंद्रालोक, नहीं आचार्य, हाँ जयदेव, प्रसन्न राघव और चंद्रालोक इनकी है ना। और गीत गोविंदकार
जयदेव को देखा, गीत गोविंद का परिचय हम लोगों ने देखा। आगे जो है, हाँ यहाँ तक हम लोगों ने देखा। और ये जो है, ये अब जो है हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकार से जितना हम लोगों ने पढ़ा है, इससे बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं जाने वाला है। और इतनी तैयारी बहुत है, बस एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। एक बार क्या, जब तक ना आ जाए तब तक बार बार हम लोगों को रिवीजन करना है। तो इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को आज की क्लास में हम लोगों ने देखा। और यदि आप देखेंगे तो देख पाएंगे, अगर 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो इसमें से 2-3 प्रश्न तो अवश्य ही आएगा, है ना। भरत मुनि से प्रश्न बनने ही बनने हैं। और राजशेखर के, अभिनव, ये जो है आचार्य रुय्यक के बन जाते हैं, 1-2 प्रश्न तो मिलेंगे ही। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे। अब हम सभी जो व्याकरण इसमें पूछा जाता है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा में, संस्कृत साहित्य व्याकरण से जो प्रश्न बनते हैं संस्कृत व्याकरण से, उन सभी को देखेंगे। और साथ साथ बीच बीच में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आए हैं परीक्षा में, उन सभी का रिवीजन हम सभी करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे उन सभी को। आज की क्लास यहीं तक है। पढ़ते रहिए सभी लोग, स्वस्थ रहिए, है ना, अपनी तैयारी में लगे रहिए। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।